हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज मैं आपके लिए फिर से सीडीपी का पीवाईक्यू लेके आई हूँ। डेली आपको चैनल पर सीडीपी के पीवाईक्यू मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको ईवीएस के भी पीवाईक्यू मिल रहे हैं और आपको कंटेंट पर भी वीडियो मिल रही है। तो कैसी आपकी तैयारी चल रही है ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप हमें मतलब किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप वो टॉपिक भी हमें लिख करके भेज सकते हैं। कमेंट अवश्य करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो दी जाएगी और आपको सारी तैयारी बिल्कुल फ्री में चैनल पर कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें। तो चलो हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है आपका सबसे पहला, डिस्ग्राफिया। ये आपका 2023 का प्रैक्टिस है, ठीक है, पीवाईक्यू है आपका। तो डिस्ग्राफिया क्या है, तो सबसे पहले हम इसे ट्रिक से समझते हैं और इस पर वीडियो भी आपको मिल चुकी है, आप उसे भी अवश्य देखें। तो डिस्ग्राफिया, अब पीछे से आपका क्या आ रहा है इसमें, पीछे से आपका आ रहा है इसमें ग्राफ। तो ग्राफ खींचने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पेपर पेंसिल चाहिए। और पेपर पेंसिल से हम किसका काम करते हैं, पेपर पेंसिल से हम लिखने का कार्य करते हैं। तो ये किससे हो गया, आपका डिस्ग्राफिया हो गया आपका लिखने से संबंधित। अब चलो हम ऑप्शनों को देखते हैं। एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना। अब हकलाना का कार्य आपका लिखने से संबंधित नहीं है, तो ये आपका नहीं हुआ। यानी भाषण बोलने से हो गया, हकलाना भी बोलने से हो गया, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाता है, तो ये भी नहीं है आपका, ठीक है। यानी आपका ये गतियुक्त विकार भी नहीं है। एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। अब बात लिखने की हो रही है, तो जब जब बात लिखने की हो रही है, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, डिस्ग्राफिया आपका लिखने से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। यानी एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। एक मनोवैज्ञानिक विकार है, ये नहीं होगा, जिसकी विशेषता ध्यान और अभाव का आवेगशील व्यवहार है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये इसमें मतलब बच्चे को ध्यान का अभाव है या फिर वो बहुत ज़्यादा आवेगशील व्यवहार है उसका। ये मतलब कुछ बच्चे में परेशानी होती है और ये एक तंत्र की विकार होता है और इसे थोड़े से प्रयास के द्वारा, ठीक है, थोड़ी सी हेल्प के द्वारा इन्हें दूर भी किया जा सकता है। आपकी डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, अफेजिया है, ये बहुत सारी बीमारियां हैं ये। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर 3। यानी इसमें बच्चा उल्टी चीज लिखता है, जैसे आपको बी का डी लिखता है, डी को बी लिखता है, ठीक है, इस तरीके से यानी उसे लिखने में परेशानी होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो बच्चों को शिक्षित करने का जो भी उपागम है, ठीक है, तो इससे मतलब जो थीम है, उपागम का अर्थ होता है आपकी थीम है, असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है, विभेदित निर्देशन, संवर्धन, त्वरण यदि गति वर्धन, या फिर विसर्जन। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3, त्वरण यानी गति वर्धन। यानी उनकी जो गति है उसको, ठीक है, असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। अगला है आपका, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। अब समावेशी शिक्षा है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि विविधता को बाधा के रूप में आपको नहीं देखना है, आपको अपनी समावेशी शिक्षा में, ठीक है, समावेशी शिक्षा में आपको क्या करना है, समावेशी शिक्षा में आपको जो भी आपकी विविधता है वो उसका आपको एक संसाधन के रूप में स्वीकारना है, एक संसाधन के रूप में आपको उसको लेना है। अब पाठ्यचर्या को अनुकूलन आपको अवश्य करना चाहिए, विविध दृष्टिकोणों को भी शामिल करना चाहिए, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच भी अवश्य करनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये आपके तीनों सही है। शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। यानी आपकी शैशवावस्था और बाल्यावस्था, इन दोनों अवस्थाओं में कौन सी जो आपकी संस्थाएं हैं समाजीकरण की, ये पूछी गई है।
तो राइट आंसर आपका इसमें क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी प्राथमिक और माध्यमिक। यानी शैशवावस्था में आपकी प्राथमिक संस्थाएं और बाल्यावस्था में आपकी माध्यमिक संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर 2। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अब बात करते हैं कि सामाजिक कारक, ठीक है, सामाजिक कारक हैं जो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, संज्ञानात्मक विकास को नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है आपका। भाषा और संज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। अब बच्चे का जो भी संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है, हमें ले वाइगोस्की के अनुसार चलना है। तो क्या संज्ञानात्मक विकास भाषा को सुगम बनाता है? ये भी नहीं है आपका, ठीक है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, स्वतंत्र रूप से ये विकसित नहीं हो सकते हैं। तो राइट आंसर है आपका नंबर 4, यानी भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। जब बच्चे का अच्छी, मतलब वाइगोस्की कहते हैं कि जब बच्चे का जो भाषा का विकास है जो अच्छे से होगा तो फिर उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो भी यानी उसमें वो क्या करेगा, सुगम हो जाएगा, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीका से व्यवहार करना चाहिए? ठीक है, अब लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं दी हैं आप कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि वीडियो आपको मिल चुकी है और मैं प्रत्येक पीवाईक्यू में भी इसको अवश्य समझाती हूँ आपको। सबसे पहला ऑप्शन है आपका उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3, यानी पारंपरिक स्तर। इसमें अच्छे तरीके आपका उत्तर में क्या होता है, यहाँ बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है और समाज में यानी अपनी अवधारणाएं बनाता है यहाँ। और पूर्व पारंपरिक में बच्चा क्या करता है, तो यहाँ बच्चे मतलब अपने माता पिता के अनुसार चलता है, ठीक है, जैसे अच्छा बच्चा अच्छी बच्ची ये। और पूर्व संक्रियात्मक स्तर है आपका। तो पूर्व संक्रियात्मक आपका किसने दिया है, ये आप अवश्य बताएं हमें। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पारंपरिक स्तर। और इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें आपकी अवस्था बच्चे की होती है 10 से 13 वर्ष की। तो 10 से 13 वर्ष यानी इसमें एक आपकी, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रशंसा की अवस्था या फिर सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान या कानून व्यवस्था भी जिसे कहते हैं। यानी बच्चा यहाँ जो भी समाज के प्रति नियम है, ठीक है, उनको मानता है। और आपकी ये 3 स्टेज हैं और आप मतलब ये हिंदी में आप भूल जाते हो, ठीक है। ये आपका जो संक्रियात्मक जो स्तर होता है इसमें अमूर्त चिंतन करता है, लेकिन ये आपका कोहलबर्ग ने नहीं दिया है। आपका पूर्व संक्रियात्मक ये भी नहीं दिया है आपका, जहाँ भी संक्रियात्मक शब्द आ जाए, ठीक है, ये किसने दिया है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। ये आपके होते हैं पारंपरिक और पूर्व पारंपरिक, ठीक है। ये आप इंग्लिश में मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा भूल जाते हो, तो इसमें आपको हमेशा कहाँ जाना है, हमेशा आपको इंग्लिश वाले ऑप्शन के साथ जाना है। इसमें आपका प्री होता है, ठीक है, और फिर आपका ये होता है और फिर बाद में आपका पोस्ट होता है, और पोस्ट इसमें आपका दिया नहीं है। ये दोनों स्टेज आपकी जीन पियाजे के द्वारा दी गई हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और आपके 2023 और 2024 में जो भी प्रश्न पत्र आपके हैं, इनमें आपके अभिकथन और कारण से प्रश्न बहुत पूछे गए हैं और इसी तरीके के पैटर्न का आपको अभी प्रश्न पत्र मिल सकता है 7 जुलाई को। तो इन प्रश्न पत्रों पर आप विशेष ध्यान दें। आप प्रत्येक पीवाईक्यू को कम से कम 2 बार लगाएं, लेकिन आप ज़्यादा नहीं लगा सकते हो।
तो आप 2000 ये 23 वाला और 24 वाला इन प्रश्न पत्रों को कम से कम 2-2 बार अवश्य मतलब सॉल्व करें। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। अब आपसे यानी पूछा है कि आपके जो शिक्षक हैं, साथी हैं या आपसे अधिक जानकार जो भी लोग हैं, उनसे बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तो ये आपका राइट है। और सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, तो ये भी आपका सही है और ये आपके अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए आर। दोनों गलत हैं, ये नहीं होगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? आपको अधिगम का आकलन नहीं करना है। जहां भी कभी कोई प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, आपको अधिगम के लिए आकलन करना है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपको विद्यार्थियों को कभी भी धीमे सीखने वाले या फिर मतलब दिव्यांग विद्यार्थी इस तरीके से मतलब प्रतिभाशाली विद्यार्थी इस तरीके से आपको उन्हें वर्गीकृत नहीं करना है। तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका, विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। ठीक है, अधिगम के लिए मूल्यांकन के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य आपसे पूछा है, तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि आपको मूल्यांकन करना और ग्रेड देना ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, तो राइट आंसर आपका यही होगा क्योंकि आपके चौथे ऑप्शन में विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना, आपको कोई भी तय पैमाना नहीं रखना है कि मतलब इतने ही नंबर बच्चे को लेके आने हैं और तुलना आपको कहीं भी नहीं करनी है, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। अगला प्रश्न है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 7 वर्ष? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका नंबर 4। ठीक है, 7 वर्ष। यानी 7 वर्ष का जो बच्चा होता है तो वो शब्दों के खेल में शामिल हो सकता है, जैसे चुटकुला पहेलियों भी मतलब पसंद करने लगता है और जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो, यानी जो चुटकुले हैं, ठीक है, पहेलियाँ हैं और मतलब ढूंढने वाले खोज वाले प्रश्न हैं आपके, इनमें क्या है मतलब पसंद करने लगता है, इंटरेस्ट लेने लगता है 7 वर्ष का बालक। इससे पहले जो बच्चा होता है तो वो इतनी मतलब उसमें समझ नहीं होती है और समझ का भी विकास ये धीरे धीरे होता है। अगला प्रश्न है आपका, कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो राइट आंसर आपका है नंबर 2। और ये ज़्यादातर आप सभी को पता भी होगा कि कोहलबर्ग की जो आलोचना की गई है वो इसीलिए की गई है क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में कहीं भी स्त्री को महत्व नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक, अभी देखो हमने ऊपर पढ़ा भी था कि आपकी ये जहाँ भी संक्रियात्मक लिखा जाए ये आपकी जीन पियाजे की होती है और पारंपरिक आपका आ जाए वो आपका कोहलबर्ग से संबंधित होता है और आपका सामाजिक सांस्कृतिक आ जाए वो आपका किससे संबंधित होता है, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, यानी कोलबर्ग से संबंधित है आपका पारंपरिक, जीन पियाजे से संबंधित है आपका संक्रियात्मक और आपका अगला किससे संबंधित है, सामाजिक सांस्कृतिक, ये आप हमें अवश्य बताएं। और ये तीनों
मनोवैज्ञानिक आपके अवश्य पूछे जाते हैं, इनसे प्रश्न आपके अवश्य बनते हैं। ठीक है, अब वह प्रश्न है आपका, यानी पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, केंद्रीयन। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या है और सोच क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। धीमी, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर है, तार्किक। स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी, तार्किक। स्थिर है, तार्किक, धीमी, आत्मकेंद्रित, धीमी, तार्किक, स्थिर है या आत्मकेंद्रित। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी स्थिर है और कुछ हद तक। यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या है? स्थिर है और सोच क्या है? कुछ हद तक है। और जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि आत्मकेंद्रित और सोच कैसी है? नहीं, ये स्थिर है कुछ हद तक, आत्मकेंद्रित, और इसमें आपकी बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है और सोच तार्किक हो जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा इसमें पढ़ने में मिस्टेक हो रही है, देखो इसे हम दोबारा से समझाते हैं। ये आप मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि क्या होती है? थोड़ा धीमी हो जाती है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में जो वृद्धि है, बच्चे का जो विकास है, शारीरिक विकास, ठीक है, आप शारीरिक विकास, यानी वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक विकास से, तो शारीरिक विकास कैसा हो जाता है? कुछ धीमा हो जाता है। और आपकी उसकी जो सोच होती है वो कैसी हो जाती है? तार्किक हो जाती है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि है वो स्थिर हो जाती है, यानी शैशवावस्था में बहुत एकदम तीव्र गति से बढ़ती है, लेकिन जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वहाँ थोड़ा सा स्थिर हो जाती है कुछ हद तक। ठीक है, कुछ हद तक हो जाती है। और सोच, ठीक है, सोच आत्मकेंद्रित होती है, ये थोड़ा ये स्थिर है और ये कुछ हद तक इस तरीके से हो जाती है, यानी स्थिर हो जाती है। और कुछ हद तक कैसी होती है? सोच कैसी होती है? आत्मकेंद्रित होती है। आत्मकेंद्रित को आप इस तरीके से समझ सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। और जो भी प्रश्न मैं आपको इसमें आंसर करवाती हूँ, ठीक है, वो आपके एनसीईआरटी ने माने हैं, वही ऑप्शन आपको कराए जाते हैं। बस मैं आपको थोड़ा पेडागोजी के आधार पर समझा देती हूँ। बाल विकास के जो आप सिद्धांत पढ़ते हो तो वहाँ आपने पढ़ा भी होगा कि जो शैशवावस्था में बच्चे की जो वृद्धि होती है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। ठीक है, और बाल्यावस्था में यानी मध्य बाल्यावस्था में कुछ कम हो जाती है, और आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्थिर सी हो जाती है। और इसमें आत्मकेंद्रित की बात करते हैं, यानी बच्चा यहाँ मतलब स्वयं के प्रति हर चीज़ को स्वयं से जोड़ना चाहता है, दूसरे बच्चों के साथ चीज़ें भी शेयर नहीं करना चाहता है, यानी हर चीज़ वो आत्मकेंद्रित हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक कौशल की बात हो रही है। बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, तैरना। आपका स्थूल गतिक कौशल पूछा है, यानी इसमें बच्चे की गति हो। ठीक है, यानी शारीरिक कार्य होना चाहिए, तो शारीरिक बुनाई करेगा। ठीक है, तो इसमें भी दिमाग का कार्य करेगा, सिर्फ बच्चे का हाथ ही कार्य करेंगे। एक कागज पर वृत्त रूपरेखा, इसमें भी सिर्फ हाथ ही कार्य करेंगे, इसमें भी सिर्फ हाथ कार्य करेंगे, लेकिन तैरने में उसका पूरा शरीर कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक्ष, बाहरी। यानी भौतिक वृद्धि और विकास विकास के किन सिद्धांतों का पालन करते हैं?
तो ये आपके करते हैं अवरोही। ठीक है, एक होता है आरोही और एक होता है आपका अवरोही। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, एक आरोही और एक आपका अवरोही होता है। तो जैसे आपका समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहरी, सबसे पहले जो समीप के अंग होते हैं उनका विकास पहले होता है और जो बाहर के अंग हैं उनका बाद में होता है। यानी सबसे पहले सिर का विकास होता है, केंद्र का विकास होता है और फिर उसके बाद जो भी उसके समीप में होते हैं। ठीक है, जैसे हाथों का पहले होगा, कानों का पहले, कान पहले बनेंगे बच्चे के। ठीक है, और सबसे लास्ट में जाके उसके पैर बनेंगे, इस तरीके से। यानी समीप का विकास पहले होता है। तो आंतरिक से बाहरी यानी अंदर का पहले होता है समीपस्थ यानी समीप का। अगला है हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, यानी हावर्ड गार्डनर ने क्या दिया था? आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है इन्होंने? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो इनके अनुसार दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि होगी और एक मूर्तिकार के प्रकार किस प्रकार की बुद्धि अधिक होगी। ठीक है, इनका कहना है कि किस मतलब बुद्धि अधिक होगी। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3, अंतर्वैयक्तिक और दिक्स्था। अब हम बाकी के ऑप्शनों को देखते हैं। जैसे दर्शन शास्त्री, तो दर्शन शास्त्री के पास आपकी भाषिक नहीं होगी, दर्शन शास्त्री के पास आपकी अंतर्वैयक्तिक होती है। अब मूर्तिकार के पास आपकी, ठीक है, तो मूर्तिकार के पास आपकी अंतर्वैयक्तिक ये दूसरे स्थान पर आ गई है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और आपका सबसे पहले दर्शन शास्त्री, तो दर्शन शास्त्री के पास आपकी अंतर्वैयक्तिक है। ठीक है, लेकिन ये भाषिक मूर्तिकार के पास भी नहीं है, तो ये बाकी के ऑप्शन आपके नहीं होंगे। तो आज हमने ये 15 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। डेली आपको PYQ मिलता रहेगा, टॉपिक पर भी वीडियो मिलती रहेगी। टॉपिक आप हमें सजेस्ट करा सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।